A very good morning, student. Welcome to the today's session of the Hindu News Analysis, and we are going to discuss the important news articles from today's newspaper. So, moving on to the first news article, which is a Supreme Court directive. तो सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्टिव आया है सेंटर के लिए, किस चीज के लिए देखते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द सेंटर टू फ्रेम एसओपीज. व्हाट इज एसओपीज? एसओपी इज बेसिकली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू कर्ब द डिजिटल अरेस्ट स्कैम. तो क्या है, बहुत सारे कंट्री में क्या है, डिजिटल स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत सारे क्या है, साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी हो रहे हैं. तो उन सब चीजों को एड्रेस करने के लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द सेंटर की कुछ ऐसा आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाओ कि हाउ टू एड्रेस दिस थिंग एंड हाउ टू टैकल दिस जो डिजिटल स्कैम्स चल रहे हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए क्या प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए. उसके लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड दैट डिटेल्ड SOPs should be formed, right? जिसमें क्या है, द सेंटर, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द टेलीकॉम अथॉरिटी सबको मिलके काम करना है. बिकॉज डिजिटल स्कैम है तो क्या है, इसमें क्या है, टेलीकॉम सेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी आपको, राइट? तो बिकॉज इट इज हैपनिंग थ्रू व्हाट डिजिटली, तो उसके लिए आपको उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा. तो कोर्ट ने क्या डायरेक्ट किया है, द कोर्ट डायरेक्टेड देम टू ऑपरेशनलाइज मैकेनिज्म्स टू रिड्रेस ग्रीवेंसेस ऑफ विक्टिम्स, की कैसे अगर किसी कोई पर्सन जो है इस डिजिटल स्कैम से इफेक्ट हो जाता है तो उसकी आप कैसे जल्दी से जल्दी आप उसकी ग्रीवेंस को एड्रेस करो. बिकॉज इसमें क्या है, टाइम कंस्ट्रेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम रहते कर लोगे तो मे बी क्या है, आपका जो लॉस है वो उसको बचाया जा सके आपको उस लॉस से, राइट? लेकिन अगर टाइम ज्यादा हो जाएगा तो देन इट बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट. एंड then it has also that initiate criminal actions through zero FIRs. तो ये हमने कल भी करा था. गुजरात ने क्या है, हमने पढ़ा था दैट गुजरात ने जीरो FIR स्टार्ट करा है. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट इज टेलिंग दैट सब आप ऑल ओवर द कंट्री यू शुड स्टार्ट दिस प्रोसेस ऑफ E0 FIR, जिसमें क्या है, ऑनलाइन ही आप फोन से ही क्या है, आप अपनी जो आपके साथ ये जो क्राइम हुआ है उसको क्या है, आप जो है पुलिस को इन्फॉर्म कर पाओ एंड व्हाट टाइम से ही क्या है एक्शंस लिए जा सके, सो दैट द मॉनेटरी लॉसेस ऑफ दोस डिफ्रॉडेड इन अ टाइम बाउंड मैनर. तो क्या है, ये सोल्यूशन हो सके, राइट? तो चाहे तो देन इट इज गिविंग द डेटा ऑल्सो कि चाहे साइबर क्राइम्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हुए हैं. अकॉर्डिंग टू द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग का जो डेटा है उसमें देखने को मिला है कि 2024 में ये जो साइबर क्राइम्स का नंबर था ये 1,23,000 के आसपास था. अभी रिड्यूस होके 58,000 के आसपास आ गया, लेकिन स्टिल इट इज अ ह्यूज नंबर. तो इसको क्या है, एड्रेस करने की जरूरत है. तो सुप्रीम कोर्ट इज टेलिंग कि आप क्या है, मिलके सारे RBI, गवर्नमेंट और टेलीकॉम सेक्टर मिलके क्या है, बैठो और डिसाइड करो कि कैसे आपने क्या प्रोसीजर होना चाहिए इसको सारी चीज को एड्रेस करने के लिए. और एक सजेशन दिया जीरो FIR का, राइट? तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है. सो आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज. It is saying that so government pushing E20 under the Trump's pressure. तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इंडिया E20 की तरफ मूव कर रहा है अंडर द ट्रम्प प्रेशर. तो ये तो चलो पॉलिटिकल न्यूज है, तो हम थोड़ा सा E20 के बारे में रिवाइज कर लेते हैं. एंड व्हाट इज E20? बेसिकली E20 स्टैंड्स फॉर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल. सो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है ये, हमने बहुत बार ये कर लिया. हम जस्ट रिवाइजिंग कि आपको एक बार रिवाइज हो जाए. इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है तो कितने परसेंट ब्लेंडिंग करनी है आपने? 20% क्या होगा, इथेनॉल, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, E20, राइट? और प्लस इसमें क्या है, आपको इसको किस में ऐड कर रहे हो, पेट्रोल में, राइट? ये क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि आप चाहते हो कि कार्बन जो इमिशंस हैं, जो पॉल्यूशन हो रहा है वो रिड्यूस हो जाए. तो कार्बन इमिशंस को रिड्यूस करने के पर्सपेक्टिव से ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है. दूसरा आपका कारण क्या है, आप फ्यूल जो पेट्रोल के ऊपर जो है, क्रूड ऑयल के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको क्या आप करना चाहते हो, कम. क्रूड ऑयल की डिपेंडेंस को आप क्या करना चाहते हो, कम, राइट? तो ये दो मेजर रीजन है जिसकी वजह से क्या है, गवर्नमेंट इज ऑप्टिंग फॉर दिस इथेनॉल ब्लेंडिंग, राइट? एंड देन हमने ये भी डिस्कस किया था दैट इथेनॉल कहाँ से आता है. तो इथेनॉल वो क्या है, वी आर गेटिंग फ्रॉम द वेरियस क्रॉप से. यू कैन गेट लाइक शुगर केन, मेजरली इंडिया में हम शुगर केन से ले रहे हैं. यू कैन हैव इट फ्रॉम मेज, wheat,
राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फूड जो क्रॉप्स है, राइट, उनसे क्या है आप इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट। सो इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ एल्कोहल, ये भी याद रखना है, राइट। देन एक चीज आपने और हमने जो डिस्कस कर रहे थे कुछ दिन पहले कि इसके ऊपर इतना प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट देख रहे हैं हम, इथेनॉल के ऊपर प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? बिकॉज एक तो क्या है, प्रॉब्लम आ रही है लो माइलेज की। तो एज कंपेयर टू द नॉर्मल पेट्रोल, जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है, इसकी माइलेज क्या है, कम। एक तो माइलेज की प्रॉब्लम आ रही है, राइट। एंड दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, सो इश्यूज आर व्हाट, एक तो माइलेज का इशू है, second is the problem of that ethanol is what, हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक है तो मतलब क्या है, वो मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, देयर इज अ सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर इज फॉर्म्ड, राइट। जिसकी वजह से क्या है, जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो कई बार वो स्टार्ट नहीं होती, वो बंद हो जाती है, तो उसको क्या, वो भी दिक्कत आ रही है। तो इसकी वर्किंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, राइट। तो ये दो प्रॉब्लम्स आ रही है इथेनॉल में, जिसकी वजह से क्या है, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट चल रहे हैं इथेनॉल को लेके। सो आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर, तो इसको अच्छे से याद रखना है। ओके, दिस इज ऑल्सो द न्यूज जो हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, एंड दिस इज रिलेटेड टू द तमिलनाडु, राइट। तो तमिलनाडु में क्या हो रहा है, बेसिकली कुछ जो एमएलएज हैं, दे आर व्हाट फेसिंग द डिसक्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल के अंडर दे आर फेसिंग द चार्जेस ऑफ एंटी 10th शेड्यूल के अंडर दे आर फेसिंग द चार्जेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, एंड उसी के कॉन्टेक्स्ट में दे आर अपेयरिंग बिफोर द स्पीकर टू प्रेजेंट देयर व्यूज, देयर एक्सप्लेनेशन, राइट। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम समझते हैं कि व्हाट इज दिस, ये 10th शेड्यूल के अंडर डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकती है, हाउ अ पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर द 10th शेड्यूल, राइट। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, काफी बार किया बट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। Okay, so when we talk about 10th schedule, basically it talks about what, it talks about the, it talks about the anti defection law। तो याद रखना है 10th schedule is related to what, it is related to the anti defection law। कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई कैंडिडेट क्या है, पार्टी को क्या करता है, डिफेक्ट करता है। डिफेक्ट मतलब क्या है, वो पार्टी को क्या है, छोड़ के, जिस पार्टी के टिकट पे वो जीता है, जिस पार्टी की टिकट पे आप जीते हो उसको छोड़ के उसके साथ धोखा कर रहे हैं, उसको डिफेक्ट करके आप क्या दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको क्या है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, राइट। तो उसके बारे में ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, राइट। तो ये कब ऐड किया गया था, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था बाय 52nd अमेंडमेंट। तो याद रखना है 10th शेड्यूल कौन सी अमेंडमेंट से आया था, this 10th schedule was added by what, 52nd amendment। this is super super important, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा 10th शेड्यूल का अमेंडमेंट नंबर, राइट। सो 10th शेड्यूल क्या कहता है, 10th शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो डिफेक्शन की ग्राउंड्स पे क्या है, ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है प्रोवाइड करता है। राइट। सो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, जिसमें क्या है अंडर दी 10th आर्टिकल क्या है, आप 10th शेड्यूल आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो चार मेथड हमने बहुत बार डिस्कस करे हैं। इज इट विजिबल? ओके, सो व्हाट इज द फोर मेथड्स, फोर मेथड्स जो मेंशन किए गए हैं, दैट टॉक्स अबाउट कि कैसे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो अंडर द 10th शेड्यूल, एंड हाउ यू कैन डिस्क्वालीफाई अंडर द 10th शेड्यूल, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो 10th शेड्यूल के डिस्क्वालिफिकेशन के क्या है, फोर वेज हैं जिसमें आप क्या है अंडर 10th शेड्यूल डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। फर्स्ट वे क्या है, इट इज फॉर द इलेक्टेड कैंडिडेट, कि अगर कोई इलेक्टेड एमपी या एमएलए
क्या करता है इलेक्टेड कैंडिडेट, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता होगा, इलेक्टेड कैंडिडेट जिस पार्टी को बिलोंग करता है, जिस पार्टी को बिलोंग करता है, जो उसकी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी थी, राइट, उसको छोड़ के लीव दैट पॉलिटिकल पार्टी एंड ज्वाइन अदर पॉलिटिकल पार्टी, राइट, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। अंडर विच प्रोविजन, अंडर ये पावर कहां से आएगी, अंडर द 10th शेड्यूल उसको क्या है, डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप जुड़े, उसके थ्रू आपने क्या है इलेक्शन लड़ा और आप इलेक्शन जीते, इलेक्शन जीतने के बाद आप उस पार्टी को छोड़ रहे हो, तो ये क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ डिफेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द पार्टी, आप पार्टी की स्टेबिलिटी को खराब कर रहे हो, तो आपको क्या है, इस बेसिस पे डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, राइट। तो जब आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका तो पहली बात, आप जिस सीट पे जीते थे, जो आप सीट आपने जीती थी, वो आपको क्या है, खाली करनी पड़ेगी, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, राइट। सो वो सीट क्या हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी। सो आई होप दिस इज क्लियर। पहला पॉइंट क्या है, जब कोई इलेक्टेड कैंडिडेट जिस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से जीता है, उसको छोड़ के किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। सो व्हेन अ मेंबर gives up his membership of the political party on whose ticket he has been elected or nominated, तो उस पर्सन को क्या कर दिया जाएगा, डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये है कि अब वो सीधे सीधे पार्टी तो छोड़ नहीं रहा, लेकिन क्या है, काम ऐसे कर रहा है जो पार्टी के अगेंस्ट जाने वाले हैं, पार्टी की कोई बात नहीं मान रहा। पार्टी डिसाइड करती है कि अगर कोई बिल पास होगा, प्रेजेंट होगा, उस पर हमें क्या है, क्या वोट लेनी है, राइट, क्या एक्शन लेना है, तो वो पार्टी के किसी एक्शन को क्या है, फॉलो नहीं करा, तो वो पार्टी डायरेक्शन को, पार्टी की जो डायरेक्शंस हैं, और पार्टी डायरेक्शंस किसके थ्रू इशू करती है, थ्रू इट्स विप, तो जो पार्टी की विप की डायरेक्शंस हैं उसको वो फॉलो नहीं करा, नॉट फॉलोइंग, तो उस केस में भी क्या है, उस पर्सन को डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, राइट। सो व्हाट यू हैव टू व्हाट गो बाय द पार्टी, जो पार्टी के डिसीजन है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। सो इफ अ पर्सन वोट्स और abstains from voting in the house contrary to the directions of whip, right, issued by his political party, he would be disqualified, right. Then two more conditions are there, that is with respect to the independent and nominated member। तो अगर कोई independent member है, for example there is a independent member, एक कैंडिडेट है जो इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ, इंडिपेंडेंट मतलब उसने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं रखी, वो जब इलेक्शन में खड़ा हुआ, इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ, तो इंडिपेंडेंट ही वो क्या हो गया, इलेक्ट हो गया। व्हेन यू आर इलेक्टेड इंडिपेंडेंट, तो आपको क्या है, यू आर नॉट अलाउड टू ज्वाइन एनी पार्टी आफ्टर विनिंग, ज्वाइन एनी पार्टी, you can't join any party after winning, बिकॉज आप क्या थे, इंडिपेंडेंट थे। अगर आप जीतने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो, तो आपकी वो जो, जिस वजह से लोगों ने मे बी आपको वोट किया हो कि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, तो वो तो आप सारा आपने उसका नलीफाई कर दिया इफेक्ट, तो इस केस में भी क्या है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और लास्ट कंडीशन इज रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू द नॉमिनेटेड मेंबर। और नॉमिनेटेड मेंबर कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकता है, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर अपॉइंट होने के बाद में क्या है, ज्वाइन करता है पॉलिटिकल पार्टी, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है आफ्टर 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स के बाद, राइट, तो क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर को मौका दिया जाता है कि आपको अपॉइंट कर दिया गया हाउस में, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो विद इन 6 मंथ। लेकिन 6 मंथ से अगर एक भी दिन ऊपर हो गया और उसके बाद उसने किसी पार्टी को ज्वाइन किया, तो उसको भी क्या कर दिया जाएगा, डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल। तो 4 तरीकों से क्या है, कोई पर्सन डिसक्वालीफाई हो सकता है और उसको निकाला जा सकता है, राइट। अब क्या, कौन डिसाइड करेगा कि ये जो ग्राउंड्स हैं डिसक्वालिफिकेशन की, जिस बेसिस पे निकाल रहे हैं, क्या ये सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं, तो डिसक्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा, हु विल डिसाइड द डिसक्वालिफिकेशन का डिसीजन कौन लेगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिसक्वालिफिकेशन का डिसीजन लिया जाएगा, हु इज द अथॉरिटी, द अथॉरिटी इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस।
सो क्या कौन होगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होता है? अगर लोकसभा की बात करेंगे तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा स्पीकर। अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो क्या होगा? चेयरमैन। सिमिलरली अगर स्टेट लेवल पे बात करेंगे, राइट, तो स्टेट असेंबली में क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या है? हु इज द प्रेजाइडिंग ऑफिसर? वहां पे भी स्पीकर है। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करेंगे तो वहां पे भी क्या है? चेयरमैन है। तो ये याद रखना है कि डिसीजन कौन लेगा? प्रेजाइडिंग ऑफिसर लेगा। देन इस डिसीजन के ऊपर क्या है? इसका डिसीजन फाइनल है? yes his decision is final, okay। देन क्या है इसके डिसीजन पे क्या है क्वेश्चन किया जा सकता है? क्या है इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? कैन जुडिशियल रिव्यू हिज जजमेंट? तो yes his judgment can be reviewed by the judiciary। तो this was given, judgment was given in which case? So it was given in the Quijotto Holland case। यहाँ पे mentioned है। So Quijotto Holland case is what related to the 10th schedule। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। I hope this is clear. If you have any doubt related to the 10th schedule, so you can ask, right? So let's move back to the next news article. Topics repetitive रहते हैं, but I keep on discussing again and again so that आपके revise होते रहें। अभी दिस इज ऑल्सो रेपिटेटिव फ्रॉम लाइक लास्ट 4-5 days। तो कावेरी वाटर का इश्यू चल रहा है। सो कावेरी वाटर के लेकर क्या था? तमिलनाडु वाज आस्किंग कर्नाटका टू रिलीज वाटर। तो फाइनली वाटर हैज व्हाट रिलीज्ड एंड इट हैज रीच्ड टिल द काबिनी डैम के आसपास पहुंच गया। तो उसके रिलेटेड ये न्यूज है। इतना पर्टिकुलर आपने याद नहीं रखना, बस आपने याद रखना है कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो चल रहा है इसके बारे में आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। देन this is a news to Kerala। And what is Kerala? Kerala is what coming up with a disaster resilience system। तो वहां के सीएम ने क्या डिसाइड किया? that they are going to come up with a disaster resilience system बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें क्या है? प्रॉपर फोरकास्ट होगा and they would not beforehand they would know about the upcoming disasters, right। तो क्या है? अभी केरला में बहुत फ्लड्स आए हुए हैं, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में they are saying that they are going to have a system of denser network of rain gods and advanced early warning mechanism, जिससे क्या है? आपको पहले ही पता चल जाए। so you can forecast कि क्या है वो कितना रेनफॉल होने वाला है, राइट। सो दैट फ्लडिंग के जो चांसेस है उसके बारे में आपको क्या है? पहले से पता हो एंड यू कैन टेक टाइमली एक्शन। तो इसीलिए क्या है? दे आर गोइंग टू कम अप विद दिस डिजास्टर रेजिलियंस सिस्टम। तो उसके लिए क्या है? दे आर टॉकिंग विद मेनी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड राइट। तो सब से रिलेटेड ये न्यूज है, तो थोड़ा सा आपने याद रखना है। Okay, so let's move on to the next news, and this is related to the right to be forgotten। So right to be forgotten, Karnataka High Court lets the name of acquitted woman be masked in the online sources। तो basically क्या हुआ है? एम्फेसाइज करते हुए कि राइट टू फॉरगेटन इज द राइट ऑफ द सिटीजन। तो इस चीज को एग्री करते हुए कि सिटीजन्स को राइट टू बी फॉरगेटन है, तो जो कर्नाटका की हाई कोर्ट है उन्होंने डायरेक्ट किया है वहां के जो जुडिशियल रिकॉर्ड कीपर्स हैं और साथ साथ में वेरियस सर्च इंजन जैसे गूगल वगैरह, कि एक वुमेन जिसका नाम 2019 के किसी केस में, राइट, उसका नाम आया था, राइट। तो वो अभी क्या डेटा सारा ऑनलाइन भी है, राइट। तो बाद में वो क्या है? इट वाज शी वाज प्रूव्ड इनोसेंट। तो पता चला कि शी वाज नॉट गिल्टी, बट अभी क्या ऑनलाइन अभी भी उसका नाम उस केस में शो हो रहा है, राइट। तो हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड कि उसको राइट है, राइट टू बी फॉरगेटन, क्योंकि क्या है? बिकॉज इन दिस एरा क्या है? ऑनलाइन जो आपकी प्रेजेंस है वो बहुत मैटर जो है इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन एक हमारी डिजिटल आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, राइट। एंड यू नो ऑनलाइन कितना समटाइम्स इट बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डील द थिंग जो ऑनलाइन होते हैं, बहुत बैकलैश हो जाता है चीजों पे, राइट। तो उस चीज में क्या है? अगर हमें राइट है, राइट टू बी फॉरगॉटन, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा है। तो राइट टू फॉरगॉटन का क्या मतलब है? बेसिकली आई वांट टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग। तो राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब ये है कि आपका जो पर्सनल डेटा है,
जो ऑनलाइन अवेलेबल है, राइट। तो इफ यू वांट दैट कि वो सब कुछ डिलीट हो जाए, तो आपको राइट है कि वो सब डिलीट किया जा सके ऑनलाइन। सो यू हैव द राइट कि आपका पर्सनल डेटा जो ऑनलाइन अवेलेबल है उसको अरेज कर दिया जाए, उसको डिलीट कर दिया जाए, राइट, if you want, right? So that is what right to be forgotten. And right to be forgotten आपने याद रखना, it is an important part of right to privacy, because आप प्राइवेसी कैसे इंश्योर होगी? मैं नहीं चाहती मेरे से रिलेटेड किसी को इन्फॉर्मेशन हो, तो जो मेरा पुराना डेटा था वो मैं चाहती हूँ वो सारा डिलीट हो जाए, तो वो क्या है? राइट टू बी फॉरगॉटन। सो राइट टू प्राइवेसी का ये पार्ट है। एंड राइट टू प्राइवेसी हमें कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं? इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। और अगर आपको याद हो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या है राइट टू प्राइवेसी इंडिया में इंश्योर करी थी, तो याद रखना इट वाज पुट्टू स्वामी केस ऑफ 2017, जिसमें क्या है राइट टू प्राइवेसी वाज इंक्लूडेड इन द राइट अंडर आर्टिकल 21। तो ये आपने याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुट्टा स्वामी केस इज इंपॉर्टेंट। राइट टू प्राइवेसी किसका पार्ट है वो भी आपने याद रखना, दैट इट इज अंडर आर्टिकल 21। So I hope this is clear. Okay. So yesterday we were talking about this thing that this new development which is happening in the case of Bangladesh. तो क्या डिस्कस किया था? दैट बांग्लादेश के जो बांग्लादेश की जो फॉर्मर पीएम थी शेख हसीना, शी इज इन इंडिया फ्रॉम लास्ट 2 ईयर एग्जाइल पे, राइट। एंड वो क्यों आ गई थी इंडिया पे एग्जाइल में? क्योंकि वहां पे क्या है बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा था, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, जो कंट्री वाइड प्रोटेस्ट और वायलेंट प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो गया। और वहां के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे ये भी हमने डिस्कस किया था, दैट गवर्नमेंट केम अप विद अ डिसीजन कि they are going to have a reservation quota for the students belonging to the families of this freedom fighters, right? तो उस पे क्या स्टूडेंट्स ने बहुत प्रोटेस्ट किया, दे सेड कि मेरिट पे ही क्या है एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। एंड दैट जो प्रोटेस्ट है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट टर्न्ड वायलेंट, एंड अल्टीमेटली शेख हसीना हैज टू रिजाइन एंड व्हाट शी क्योंकि उनकी जान को खतरा था, तो शी फ्लेड फ्रॉम द कंट्री एंड टुक लाइक असाइलम इन इंडिया, राइट। अभी 5 अगस्त 2004 से वो इंडिया में ही थी और आज क्या उनको 2 साल हो गए। तो अल्टीमेटली नाउ शी इज डिसाइडिंग कि आई वांट टू गो बैक टू माय कंट्री, नो मैटर चाहे मैं वहां पे जाके मुझे मार ही दिया जाए, बट आई एम she is saying that I want to go back to my country. इस context में to announce that she is going back to her country, she has decided that she will होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे क्या है वो इंटरनेशनल मीडिया को इनवाइट करेंगे और अब सारा जो उनका प्लान है, फर्दर प्लान ऑफ एक्शन क्या है, जो भी होगा वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं टू द इंटरनेशनल मीडिया, राइट। तो वो इवेंट के बारे में हमने पढ़ा था, राइट, डे बिफोर येस्टरडे। देन कल हमने पढ़ा था कि आफ्टर हर स्टेटमेंट के शी इज गोइंग टू हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड टेल दैट आई एम कमिंग बैक होम, राइट। तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया और बांग्लादेश हाई कमिश्नर ने क्या है इंडिया के जो हाई कमिश्नर है उनको बुला के कहा कि ये सब आपकी कंट्री से हो रहा है, दिस इज नॉट गुड, इससे हमारे आपस के जो रिलेशनशिप है इंडिया और बांग्लादेश के वो खराब हो रहे हैं, एंड यू शुड नॉट लेट योर लैंड बी यूज फॉर ऑल दिस पर्पसेज, राइट। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में अब इंडिया की रिप्लाई स्टेटमेंट आई है, तो जिसके बारे में ये न्यूज है। आई होप आपको पूरी स्टोरी जो मैंने सुनाई है समझ आ गई, अब आपको न्यूज समझ आ जाएगी। The government is saying that government denies any involvement in Hasina's press event. So basically government ने completely deny कर दिया, उन्होंने बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जो होने जा रही है, वो एक प्राइवेट एंटिटी के थ्रू, प्राइवेट मीडिया हाउस के थ्रू कर रही है, तो वो हम उनको रोक नहीं सकते हैं, कोई हमारी गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू कुछ भी नहीं हो रहा। शी इज व्हाट अरेंजिंग ऑल द इवेंट ऑल बाय हरसेल्फ। तो हम क्या है इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करते, हमारा इंडियन गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, बट वी आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस। सो ये कहते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा डिनाई कर दिया कि कोई भी इन्वॉल्वमेंट हमारा नहीं। ओके, so they said that Miss Hasina's event is being organized by a private media house. तो ये इंडिया का रिस्पॉन्स है। तो ऐसे ही बोलेंगे अभी, ये तो सरकारी न्यूज से तो नहीं करवाएंगे, राइट, तो प्राइवेट मीडिया से ही होने वाला था। चलो, anyhow let's move on to the next news, and next news is related to a, and this is what Indian flagship sinks after attack in Red Sea। तो अभी हम क्या देख रहे थे,
फ्यू डेज से क्या चल रहा है, ईरान यूएस क्राइसिस, अभी तो थोड़ा सा इस पे हॉल्ट लगा हुआ है। तो ईरान यूएसए के कॉन्फ्लिक्ट में क्या था, एक और पार्टी इन्वॉल्व हो गई थी, अगर आपको याद हो तो हाउदीज इन्वॉल्व हो गए थे। और ये हाउदीज क्या है, ये ईरान बैक्ड है, ईरान सपोर्ट करता है इनको। एंड ये कहाँ पे, ये हाउदीज कहाँ पे, लाइक इनकी लोकेशन क्या है, हाउदीज कहाँ पे, ये ग्रुप कहाँ पे सिचुएटेड है, तो दिस इज व्हाट, यमन बेस्ड है ये। तो यमन बेस्ड ये ग्रुप है हाउदीज का। एंड इन्होंने क्या, ईरान के सपोर्ट में बोला कि अगर यूएसए ऐसे ही तंग करता रहेगा तो हम भी उनके सपोर्ट में आएंगे, और हम क्या है, रेड सी वाला जो सारा एरिया है उसको, रेड सी वाला जो रूट है ट्रेड का, उसको ब्लॉक कर देंगे, राइट। एंड ये कहने के बाद क्या, उस दिन से उन्होंने अटैक करने शुरू कर दिए, जो शिप्स क्या है रेड सी के रूट से क्रॉस कर रही है। तो उसी से रिलेटेड आज न्यूज है कि एक इंडियन फ्लैग शिप जो है उसके ऊपर अटैक हुआ, एंड क्या है वो सिंक कर गई, तो डैमेज हो गया। बट अच्छी बात यह है कि उसमें जितने 14 के 14 लोग थे, जिसमें 13 इंडियन थे, और क्या है उन सबको क्या रेस्क्यू कर लिया गया बाय द इंडियन गवर्नमेंट। सो 13 इंडियन नेशनल अमंग दोज रेस्क्यूड, and the New Delhi strongly condemns the attack, saying that the targeting of commercial shipping in the region must end. So this is the government of India's statement. तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। कमेंट सेक्शन में मुझे आपने बताना है which all countries surround रेड सी। तो रेड सी की सराउंडिंग कंट्री बतानी है आपने मुझे, which countries, कौन कौन सी कंट्रीज रेड सी के आसपास है, विच कंट्रीज सराउंड रेड सी, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आज का क्वेश्चन है, राइट। Okay, let's move on to the next news article, and this is related to an amendment in the CAPF Act. So what is the CAPF Act? So this is basically Central Armed Forces Armed Police Forces Act, right? तो Central Armed Police Forces Act में क्या है, 2026 में अभी क्या रिसेंटली अमेंडमेंट हुई है। एंड इस अमेंडमेंट में क्या डिसाइड किया गया है, गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस करे हैं, उन्होंने बोला जिस सीएपीएफ में दिस व्हाट इज दिस सीएपीएफ, जो एक व्हाट इज दिस इज अ पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, इसकी जो हायर पोजीशंस हैं, हायर रैंक जो पोजीशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल आईजी की पोजीशन, फॉर एग्जाम्पल डेप्यूटी जनरल की पोजीशन, तो ऐसी जो पोजीशन है, यहाँ पे ये हायर पोजीशन है, जो यहाँ पे कुछ कोटा रखा जाएगा फॉर व्हाट, आईपीएस ऑफिसर्स। तो क्या किया जाएगा, बेसिकली ये जो हायर पोजीशन है सीएपीएफ में, इसमें कुछ परसेंटेज ऑफ जो हायर पोस्ट है उनको क्या है थ्रू प्रमोशन फिल नहीं किया जाएगा, उनको क्या है आईपीएस ऑफिसर्स लाए जाएंगे डेपुटेशन बेसिस पे, और उनको हेड करने दिया जाएगा इसको, राइट। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ही क्या है, एक जो सीएपीएफ ऑफिसर है उन्होंने प्ली फाइल करी है आस्किंग कि ये हटा देना चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या चेंज हुई थी। तो मेजरली जो आपने याद रखने वाली इंफॉर्मेशन आपके लिए इस एक्ट की है वो यही है, तो आपने इस पॉइंट को याद रखना है। So what it is saying that 50% of the total post in the rank of IG, तो IG के कितनी, IG में कितना कोटा रखा है 50%, याद रखना। अब अगर IG है CAPF के IG से, तो वो 50% प्रमोशन से आएंगे, और 50% कहाँ से आएंगे, IPS आएंगे डेपुटेशन पे, राइट। देन इट इज सेइंग दैट next it is saying that 67 posts in the rank of additional director general ADGP, एडिशनल डायरेक्टर जनरल इन दिस सीपीएफ, इनके जो है इनके केस में कितना कोटा है 67%, यू आर सीइंग इट इज हायर देन 50% आल्सो, राइट। एंड डायरेक्टर जनरल्स एंड ऑल द पोस्ट ऑफ स्पेशल डायरेक्टर जनरल, जो जितने भी पोस्ट हैं डायरेक्टर जनरल स्पेशल की और डायरेक्टर जनरल की जितनी भी पोस्ट हैं, ये सारी की सारी ऑल मतलब 100% इनको फिल करेंगे थ्रू आईपीएस, राइट। तो आप देख रहे हो हाईएस्ट जो पोजीशंस हैं इस जॉब में, राइट, सीएपीएफ में, वो क्या है हायर पोजीशन, तो आपने क्या है लिमिट कर दी है थ्रू कोटा फॉर द आईपीएस ऑफिसर्स, वो डेपुटेशन पे आएंगे। तो क्या है जो सीएपीएफ के ऑफिसर्स हैं, दे आर व्हाट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस थिंग, एंड उसी के अगेंस्ट प्ली फाइल किया गया, बिकॉज वो एक मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है ना, बिकॉज आपको एक मोटिवेशन रहता है दैट बाय प्रमोशन हम भी हायर रैंक पे पहुंचेंगे, तो वो थोड़ा सा ऑप्शन कम हो रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में दिस प्ली हैज बीन फाइल्ड। तो आपने ये अमेंडमेंट याद रखनी है दैट आईजीज के लिए कितना
कितनी रिजर्वेशन है, 50%, एडीजीपी के लिए 67%, और जितने भी डायरेक्टर जनरल के पोस्ट हैं वो सारे के सारे वुड बी फिल्ड बाय आईपीएस ऑफिसर्स ऑन डेपुटेशन। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना, राइट। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। सो ये एक नीट से ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन है दैट सुप्रीम कोर्ट में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन्फॉर्मिंग द सुप्रीम कोर्ट दैट दे आर कंसिडरिंग कि अभी क्या है पेन पेपर मोड से शिफ्ट होके क्या है हम क्या है उनका पेपर ऑनलाइन शुरू कर दें, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की तरफ मूव करने की बात कर रहे हैं नीट को। तो अभी पूरा डिसाइड नहीं हुआ कि कैसे होगा, बट थिंग्स आर व्हाट ऑन द वे। ओके, ये एक आपने इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि जितने भी वेटलैंड्स होंगे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अब ये एक गाइडलाइन आ गई कि जितने भी वेटलैंड्स होंगे तो किसी भी वेटलैंड के आसपास का 10 किलोमीटर का जितना भी एरिया है, तो 10 किलोमीटर अराउंड दैट वेटलैंड वुड बी डिक्लेयर्ड नो माइनिंग जोन। तो यहाँ पे आप माइनिंग नहीं कर सकते, तो ये आपने याद रखना, right? So this is the Supreme Court directive for the protection of wetlands की प्रोटेक्शन और कॉन्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या है ये जजमेंट दी है, तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। ओके, moving on to the editorial page. So this editorial, this is highly political, so we are not going to read this as such, but टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर द एल्यूसिव क्वेस्ट फॉर द स्टेटहुड। तो बेसिकली क्या है, आज 5th ऑफ अगस्त को क्या है 7 years हो गए हैं सिंस किस चीज को, कि आर्टिकल 370 को रिमूव किए हुए कितने साल हो गए, 7 years। तो आर्टिकल 370 बेसिकली क्या था, ये स्पेशल और टेम्पररी प्रोविजंस थी, स्पेशल बट टेम्पररी प्रोविजंस थी रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर, जिसमें क्या है कुछ बेसिक प्रोविजंस दी थी जो बाकी कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं थी, लेकिन वो स्पेशल प्रोविजंस थी किसके लिए, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। जैसे क्या है जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, राइट, एंड बहुत सारे जो इंडिया के लॉ है विदाउट द परमिशन ऑफ जम्मू कश्मीर असेंबली वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। तो ऐसे बहुत सारी प्रोविजंस थी जो क्या है जम्मू कश्मीर को दी गई थी अंडर आर्टिकल 370। तो 2019 में फाइनली क्या है गवर्नमेंट ने इसको क्या है आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया और गवर्नमेंट केम अप विद द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में आया था, एंड इसके अंदर क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर जो पहले एक स्टेट थी इसको डिवाइड करके क्या बना दिया, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, एंड वन मोर यूनियन टेरिटरी वाज created by taking away the area of Ladakh, so second union territory was created, right? उस टाइम पे जब ये क्रिएट किया गया तब जम्मू कश्मीर यूटी को प्रॉमिस किया गया था कि इन फ्यूचर जम्मू कश्मीर को फिर से क्या है स्टेट बना दिया जाएगा। सो इट वाज अ प्रॉमिस, एंड लद्दाख को यूटी रहने दिया जाएगा। तो ये याद रखना, एंड उसी के लिए दैट दे आर व्हाट्स वेटिंग फॉर स्टेटहुड के अभी 7 साल हो गए हैं आर्टिकल को रिमूव हुए, एंड वी आर वेटिंग कि कब जम्मू कश्मीर को क्या है इसका जो स्टेटहुड है वापस मिलेगा। इवन सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो इन 2024 डायरेक्टेड कि आप गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू रिस्टोर द स्टेटहुड, राइट। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, देन इलेक्शंस भी हो गए जम्मू कश्मीर में, उसके बाद भी आप स्टेटहुड रिस्टोर नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या है डिस्कस की गई हैं आर्टिकल में, तो यू कैन रीड इट, थोड़ा सा पॉलिटिकल है, सो वी आर नॉट गोइंग टू रीड दैट। Okay, so next is related to the India's ambitious goal of holding 2036 Olympics. So we are bidding for 2036 Olympics. तो हम चाहते हैं कि ये 2036 का ओलंपिक इंडिया में हो, बट व्हाट द ऑथर इज सेइंग कि 2036 का ओलंपिक्स हम इंडिया में चाहते तो हैं, लेकिन इसमें क्या है सबसे बड़ी जो हमारे रास्ते में प्रॉब्लम आ रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सब नहीं है। सबसे बड़ी हमारे जो देश में प्रॉब्लम हम फेस करेंगे दैट इज द लैक ऑफ what world class performers।
तो बेसिकली वो प्लेयर्स की क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि एज सच जितने वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स हमें चाहिए होने चाहिए उतने अभी हमारे पास नहीं है। तो दे आर सेइंग कि अगर आप 2036 का ओलंपिक होस्ट करना चाहते हो तो आपको ये भी गोल रखना चाहिए कि आप मेडल टैली जब आएगी कि किस कंट्री ने कितने मेडल्स जीते, उस मेडल टैली में कम से कम आप टॉप 10 में तो आओ। और जितना हमारी पुरानी सारी हिस्ट्री वो बता रहे हैं कि लास्ट ईयर हम 71st थे मेडल टैली में, तो कितने दूर है, तो टॉप 10 कितना डिफिकल्ट है हमारे लिए। तो क्या उधर सेइंग कि बहुत बड़ी इसमें प्रॉब्लम जो एक है कि कोचिंग की इशू है, हमारे पास ट्रेंड कोचेस की भी कमी है, राइट। वो हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है ट्रेनिंग के लिए, राइट। देन हमारे पास क्या है, हमारे ये जो सिलेक्शन प्रोसेसेस हैं इनमें भी बहुत सारा करप्शन है, इसमें भी बायस्ड और करप्ट है, कहीं कहीं गेम्स में करप्शन भी है और क्या है बायसनेस भी है, राइट। तो क्या है ट्रू टैलेंट सामने नहीं आता, तो सिलेक्शन प्रोसेस की कमी है जिसके क्लास कारण क्या अच्छे परफॉर्मर्स क्या है सिलेक्ट नहीं होते। क्या है हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, अच्छे कोचेस भी नहीं है। कोचेस अच्छे क्यों नहीं, मतलब उनको भी ट्रेन, कोचेस आल्सो नीड लाइक टू बी प्रॉपर्ली ट्रेन, तो उनकी भी ट्रेनिंग का कुछ सिस्टम नहीं है। देन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ फंड्स आल्सो, प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं है, राइट। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इसमें हाईलाइट की गई हैं इन द आर्टिकल की क्या क्या हमारे में कमियां हैं और क्या क्या हमें कोशिश करनी चाहिए। देन इंडिया में डोपिंग का इशू बहुत आता है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी गई है कि अगर आप चाहते हो कि 2036 के ओलंपिक को आपने यू वांट टू बिड फॉर दैट, तो आपको बहुत सारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं वो करने की जरूरत है। तो दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट दैट। Okay, so let's move on to the next editorial, which is related to the NATO. So it is saying that NATO enters a new strategic era of transformation, right? So basically it is talking कि कैसे जो NATO है over the period of time क्या है, इसकी जो goals हैं और इसकी जो like ideology है वो change हो गई है, right? So it is basically talking कि कैसे इसकी ideology change हुई है। So it is talking about the three phases. It is saying जब 1949 में बना था और 1991 तक जब क्या चल रही थी कोल्ड वॉर, उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो 1991 में क्या है, सोवियत यूनियन डिसमेंटल हो गया, सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन हो गया एंड रशिया बन गया और बहुत सारे इंडिपेंडेंट नेशंस बन गए, राइट। सो रशिया बन गया, राइट। सोवियत यूनियन डिसमेंटल हो गया, तो कोल्ड वॉर एंड हो गई एंड कोल्ड वॉर का रिजल्ट क्या निकला, यूएसए एज अ सुपर पावर। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ दिस कोल्ड वॉर। तो एक फेज तो वो है कि उस टाइम पे नेटो की आइडियोलॉजी क्या थी। दूसरी वो बात कर रहा है कि व्हेन अभी टॉकिंग अबाउट कि उसके बाद में क्या 1990s के बाद की आइडियोलॉजी एंड अभी ये जो यूक्रेन क्राइसिस के बाद की आइडियोलॉजी। तो ये तीन फेजेस हैं बेसिकली द ऑथर इज टॉकिंग इन दिस आर्टिकल। तो कहता है कि जब हम पहले अगर फेज को देखते हैं जो 1949 से लेके 99 तक चलता है, तो उसमें क्या है नेटो में, क्योंकि कोल्ड वॉर का इरा है तो बहुत ज्यादा फोकस है यूएसए का, तो यूएसए के ऊपर ओवर रिलायंस है और क्या सारी फोकस किस बात पे है कि हाउ टू व्हाट डेटर द सोवियत एग्रेशन। तो उस टाइम पे नाटो का जितना भी फोकस है दैट इज टू डेटर क्रिएटेड डेटरेंस अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। तो इसी पे सारी जो फोकस और सारी जो आइडियोलॉजी है इसी पे मूव कर रही है। और लेकिन जैसे ही 1991 में क्या यूएस ये सोवियत यूनियन का डिसमेंटल हो जाता है, तो क्या है सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। एंड इसके बाद का जो सिचुएशन है उसमें ये क्या होता है कि जो है देयर इज अ what you see that there is a declining European defense expenditure over the period of time। क्या है 1990 से लेके 2020 तक आते आते हम ये नोटिस करते हैं कि यूरोप जो इन्वेस्ट कर रहा है डिफेंस के सेक्टर में वो बहुत कम है और वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं किसके ऊपर, यूएसए के ऊपर। तो ओवर डिपेंडेंस का फेज देखा जाता है यहाँ पे, ओवर डिपेंडेंस ऑन यूएसए फॉर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के लिए भी, फॉर डिफेंस के लिए भी, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिफेंस ऑल्सो। तो जितना भी
डिफेंस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उस पे क्या है, सारे से सारा जो यूरोप है किस पे डिपेंड करता है, यूएसए के ऊपर बहुत ज्यादा यूरोप क्या है ओवर डिपेंड करने लग जाता है, राइट। लेकिन अब यूक्रेन क्राइसिस के बाद एक नया फेज देखने को मिल रहा है जिसमें क्या है, नेटो एंड पर्टिकुलरली यूएसए इज व्हाट शिफ्टिंग इट्स अलाइनमेंट एंड सेइंग कि जो यूरोप है इसको भी क्या है थोड़ा सा सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए, कि दैट इट शुड बिकम सेल्फ रिलायंट और अपनी खुद सेल्फ डिफेंस करें, थोड़ा सा कलेक्टिव डिफेंस की वो कम बात कर रहे हैं, कि यूरोप भी खुद की जो है डिफेंस पे काम करे, सो दैट जो है यूएसए के पास इतनी कैपेबिलिटीज और इतना टाइम और एनर्जी बचे कि वो दे कैन डेटर टू द राइजिंग थ्रेट्स फ्रॉम चाइना, राइट। तो दिस इज व्हाट द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट, कि अभी क्या है थर्ड फेज में वी आर राइट नाउ वी आर इन द थर्ड फेज, जहां पे क्या है रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हुआ है एंड यहाँ से नाटो का थर्ड फेज स्टार्ट हो रहा है विच इज मोर बैलेंस्ड एज कंपेयर टू द फर्स्ट टू, बिकॉज यहाँ पे क्या है यूरोप इज ऑल्सो एज्यूमिंग द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स कन्वेंशनल डिफेंस। तो क्या है अपना जो यूएसए सिंह कि आपका जो बेसिक है वो तो कम से कम डिफेंस आप इंश्योर करो, वाइल द यूएसए विल कंटिन्यू प्रोवाइड द स्ट्रेटेजिक एनेबलर्स जैसे न्यूक्लियर डिटरेंस, इंटेलिजेंस, लॉन्ग टर्म जो कैपेबिलिटीज हैं वो सब तो यूएसए देख लेगा, लेकिन बेसिक जो कन्वेंशनल डिफेंस है वो तो यूरोप अपना खुद से करे। सो दिस इज द शिफ्ट इन द नाटोज पॉलिसी राइट नाउ, राइट। तो दिस इज सेइंग कि अगर एक कैपेबल यूरोप होगा जो अपनी जो कन्वेंशनल डिफेंस को कम से कम देख पाए, तो इससे क्या होगा अपनी सिक्योरिटी का अगर यूरोप खुद ध्यान रख पाएगा, दिस वुड इनेबल वॉशिंगटन to devote more diplomatic attention, military resources and strategic investments to the Indo-Pacific region and reinforcing the regional balance amid the China's rising assertiveness, right? तो अगर आप समझ रहे हो कि what the author is trying to say, right? So I hope the point is clear. थोड़ा सा हम नेटो के बारे में भी बात कर लेते हैं, बिकॉज ये तो हमने चेंजेस की बात कर रही है कि हाउ द नेटो की आइडियोलॉजी चेंज हो रही है। बेसिकली नेटो कब बना, कैसे बना, थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल फैक्ट भी देख लेते हैं। तो याद रखने वाली जो चीज है वो आपने याद जो रखना है, दैट इज अ नेटो समिट जो अभी हुआ है अंकारा में, राइट। तो रिसेंटली क्या है नेटो का समिट हुआ है अंकारा में, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। तो नेटो समिट हैज टेकन प्लेस इन अंकारा एंड वहां पे एक कितने नंबर का था, दिस वाज अ 36 समिट था एंड इसमें क्या है कुछ चीजें हुई है, राइट। तो इसमें एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करी गई है, इसमें बात करी गई है टू इंक्रीज द डिफेंस एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर की बात करी गई कि आप जो डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं सारे कंट्रीज नेटो के जो मेंबर्स हैं उनको बोला गया कि आपने जो अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर है इसको इंक्रीज करना है, कितने तक लेके आना है 5% ऑफ जीडीपी। तो हर कंट्री अपने जीडीपी का कितने परसेंट 5% किस पे इन्वेस्ट करेगा, डिफेंस सेक्टर पे करेगा, ये बाय 2035 आपको ये अचीव करना है, राइट। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसकी बात करी गई इन द अंकारा समिट। सो हायर डिफेंस स्पेंडिंग का गोल किया गया है जिसमें क्या 3.5% कोर डिफेंस पे और 1.5 के डिफेंस रिलेटेड एरियाज जैसे साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सब पे इन्वेस्ट करना है। तो आपने याद रख लेना 5% ये आ गई है। देन यहाँ पे सपोर्ट फॉर कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर यूक्रेन के लिए भी नाटो समिट में बोला गया दैट नाटो विल व्हाट कीप ऑन सपोर्टिंग यूक्रेन इट्स इन इट्स फाइट अगेंस्ट रशिया एंड दे हैव प्लेज्ड 70 बिलियन यूरोस एज अ मिलिट्री एड ट्रेनिंग और वो सब देने के लिए यूक्रेन के लिए उन्होंने क्या 70 बिलियन यूरोस की बात करी है, राइट। देन इट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन, इस साल का थीम ही यही था स्ट्रॉन्गर यूरोप फॉर स्ट्रॉन्गर नेटो, कि अगर यूरोप स्ट्रॉन्ग होगा तो नेटो अपने आप स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे एक दूसरी बात करी गई दैट इज व्हाट द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट डीआईबी। सो व्हाट इज दिस डीआईबी, दिस इज डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस। तो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस क्या है,
कि बेसिकली यूरोप भी अपना थोड़ा सा इंडस्ट्रियल बेस बनाए और कुछ ऐसे यूरोप वाइड आप ऐसे इंडस्ट्रीज बनाओ, फर्म्स बनाओ, फैक्ट्रीज बनाओ जहाँ पे क्या है डिफेंस इक्विपमेंट्स बने, आप अपने वर्कर्स को स्किल करो और क्या है कंट्री की मिलिट्री पावर को क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छे से बिल्ड करो, राइट। तो दिस इज व्हाट द इज द गोल ऑफ दिस डीआईबी। तो याद रखना डीआईबी इज व्हाट डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस, जिसमें क्या यूरोप अपनी डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर काम करेगा। एंड देन अनदर थिंग जो नेटो के बारे में आपने याद रखनी है व्हाट कि नेटो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949 यूजिंग व्हाट द वाशिंगटन ट्रीटी। तो वाशिंगटन ट्रीटी के अंडर बना था नेटो 1949 में, राइट। इसमें अब 32 मेंबर्स हो गए हैं। रिसेंट जो एडिशन हुई है मेंबर्स की याद रखनी है स्वीडन और फिनलैंड, तो ये रिसेंट 2 मेंबर्स ऐड हुए हैं, राइट। एंड इस साल का समिट कहाँ हुआ था, अंकारा। अंकारा कहाँ पे, तुर्की में। तो बेसिकली टर्की ने अपना नाम चेंज करके क्या है तुर्की कर लिया, राइट। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपने इससे रिलेटेड याद रखनी है दैट इज आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 किसकी बात करता है, आर्टिकल 5 ऑफ द नेटो टॉक्स अबाउट द कलेक्टिव डिफेंस। एंड कलेक्टिव डिफेंस का क्या मतलब है कि अगर आप एक नेटो मेंबर के ऊपर अटैक करोगे तो उसका जवाब देने के लिए क्या सारे नेटो मेंबर्स आएंगे, दैट इज कलेक्टिव डिफेंस। इट इज सेइंग दैट कलेक्टिव डिफेंस means that an attack on one member is considered as attack on all, and each ally will take such action as it deemed necessary, including the use of armed forces to restore and maintain the security of the North Atlantic area. So this is the meaning of collective defense. So I hope this is clear. All the information related to NATO is also clear. So it is an interesting editorial, इसको आप जरूर पढ़ना। Okay, so all the important news articles of today has been like discussed. So I hope you like this session. If you have any doubt, feel free to ask in the comment section. Thank you so much, students. Have a great day.